हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जिसका उपविषय इतिहास है, अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री कहते हैं। इसमें इतिहास में पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम, इस विषय पर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम बना, फिर कैसे वो आज़ाद हुआ या आज़ादी के लिए कैसे पहली लड़ाई लड़ी। ये 1857 का युद्ध था। इसके बारे में परिचय की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा देश लगभग 500 वर्षों तक मुग़ल शासकों या अन्य मुस्लिम शासकों के द्वारा गुलाम किया गया, और ये मुस्लिम शासक विदेशी थे, मध्य एशिया के थे, अफ़गानिस्तान के थे, और उनको यहाँ बुलाया गया और यहाँ उन्होंने आकर के हमारे राजाओं और नवाबों पर आक्रमण किए, उनमें फूट डाली और स्वयं अपना शासन स्थापित किया। यानी एक राजा को एक ने सहयोग दिया और फिर राजाओं ने एक दूसरे पर ही आपस में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, नवाबों ने एक दूसरे पर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और मुग़लों ने फूट डाल के शासन किया और अपना एक आधिपत्य यहाँ पर जमा लिया। महमूद गजनबी से लेकर मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर का पुत्र हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मुग़ल सम्राट थे। उससे पहले तुर्क सम्राट थे। इन सब ने बागडोर संभाली। अंतिम मुग़ल सम्राट अहमद शाह अब्दाली था, जिसने औरंगजेब के बाद शासन की बागडोर संभाली थी। हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय से ही भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। इसके बाद मराठों ने, जाटों ने, सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ अपनी रणनीति बना ली थी और धीरे धीरे मुग़लों का यहाँ से पलायन या समापन होना प्रारंभ हो चुका था। बाद में 1685 ईस्वी में यहाँ यूरोपीय देशों ने दस्तक देना प्रारंभ किया। यानी 1685 में अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और यहाँ पर सन 1600 से ही अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने यहाँ आना प्रारंभ किया और सबसे पहले व्यापार के रूप में भारतीय राजाओं से एक इजाज़त मांगते थे और उसके बाद वो व्यापार करना प्रारंभ करते थे। तो ये जहांगीर के समय से ही यहाँ पर अंग्रेज़ों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस और सर टॉमस रो, दो राजदूत जो यूरोप के थे, ब्रिटेन के थे, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, वहाँ से आए और यहाँ व्यापार करने की अनुमति मांगी और उन्होंने जहांगीर को गुलदस्ता या अनेक उपहार वहाँ से लाके दिए। राजा खुश हो गया। जहांगीर वैसे भी नृत्यांगनाओं में ही अपना जीवन ज़्यादा व्यतीत करता था। वो शराब का आदी था, मांस मदिरा का सेवन करता था। उसके बारे में कवि ने कहा कि 2.5 सेर शराब हो, 1.5 सेर कबाब हो, तब राजा जहांगीर का दरबार लगता है, नृत्यांगनाएं नाचती हैं और वो खुश हो जाता है। उसने प्रजा की तरफ अपने शासनकाल में कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग उससे नाराज़ भी थे। धीरे धीरे इन मुग़ल शासकों को हराने के लिए मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने जो आक्रमण किए, तो उनको भी इन्होंने कुछ पद दे करके और ऊंचे पदों पर बैठा करके उनसे मेलजोल किया और अपना कार्य करते रहे। यानी इनमें बुद्धि के चातुर्य से ही अपने शासन को आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए और उन्होंने भी हमारे देश पर व्यापार के रूप में आक्रमण किया, व्यापार के रूप में आए और वहाँ पर
अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। इनमें आपस में भी पहले झगड़ा हुआ, डचों में, फ्रांसीसियों में, पुर्तगालियों में, अंग्रेजों में, जिनमें डच और पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी, बाद में अंग्रेज। किंतु फ्रांसीसी और अंग्रेजों के सामने डच और पुर्तगाली यहाँ न टिक सके। उनके कुछ ही उपनिवेश बने थे, बाद में उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। बाद में फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों में काफ़ी युद्ध हुए, किंतु उनमें भी फिर फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की विजय हुई, क्योंकि अंग्रेज बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे, शिक्षित थे, चालाक थे। उन्होंने अपने कूटनीतिज्ञ से कारण फ्रांसीसियों को भी यहाँ से अलग किया और धीरे धीरे अपने भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने अपने व्यवहार में भारतीयों के प्रति इस प्रकार की भावना भरने का प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारे देशवासियों को अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया, पाश्चात्य संस्कृति में बदलना चाहा। इसी प्रकार से उन्होंने ईसाई मिशनरी खोले, स्कूल खोले, विद्यालय खोले और उनमें ईसाई धर्म की यानी अंग्रेजी की शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रचार दोनों यहाँ पर प्रारंभ किया। भारतीयों पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। धीरे धीरे यहाँ के साधु संत मौलवी इन्होंने उसका विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि जो वो मुखिया थे धर्मों के वो भी इनसे प्रभावित हुए, उनका बोलबाला कम होने लगा। तो उन्होंने इस बात को अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने देश में एक बिगुल फूंका। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की जो चालाकी थी उसको हमारे भारतीयों ने समझा और धीरे धीरे इस चंगुल से निपटने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ बुद्धिजीवी आगे आए। तो जब ऐसा चरम सीमा पहुंच चुकी थी, लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और उस शासन से हमारे देश की जनता कई तरह से प्रभावित हुई, जिसके कारण हमें अपनी स्वतंत्रता याद आई और उस स्वतंत्रता के लिए हमने अपनी पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी से प्रारंभ की। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद हमारे देश में स्वतंत्रता की आग भड़कने लगी और 1857 को एक ऐसा वर्ष चुना गया जो हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई का वर्ष माना गया। इस युद्ध में हमारे देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए सभी जितने भी शासक थे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम तक, सभी प्रदेशों के, सभी रियासतों के राजाओं ने एकजुट होकर के रोटी और कमल के फूल को एकता का नारा देकर के ये संदेश पूरे देश में भिजवाया और 1857 ईस्वी में 31 मई 1857 ईस्वी को एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई कि 31 मई 1857 में के दिन पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया जाएगा और उनको यहाँ से भगाने के लिए स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई लड़ी जाएगी। इस प्रथम लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि जो नवाब और राजा थे, रियासत के मालिक थे, उन्होंने एक साथ संगठन बनाया और इस आवाज़ को पूरे देश में फैलाने के लिए प्रचार और प्रसार का काम किया। इसके बाद जब ये प्रचार चल ही रहा था, 31 मई की डेट नहीं आई थी, उससे पहले ही बंगाल के बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों ने अपनी नई राइफलों में सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस की टोपली लगा करके और उसमें भारतीय सेना के सिपाहियों से मुंह से उससे खिंचवाने के लिए प्रयास किया गया।
क्योंकि पहले जो हमारे पास बंदूकें राइफलें थीं उनमें वाल नहीं होता था, वो कारतूसों को मुंह से ही खींचा जाता था, तब वो बाहर निकलता था। आजकल के ज़माने में तो इस प्रकार के वाल लग गए हैं कि राइफल या बंदूक की नाल तोड़ी और कारतूस बहुत दूर से पीछे अपने आप चला जाता है। गूंज सिस्टम होता है, उसमें वाल लगा होता है, गूंज होती है, किंतु उस समय ऐसा नहीं था। देसी हथियार थे और तकनीकी इतनी नहीं थी, तो इस कारण उन कारतूसों को मुंह से खींचा जाता था। अब किसी कारण से बैरकपुर छावनी का एक नौजवान सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, उसको किसी तरह से ये पता लग गया कि इस कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तब उन्होंने अपने मुंह से उसे खींचने के लिए मना कर दिया और अपने साथियों को भी एकत्रित करके एक ऐसा संगठन बनाया कि जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा कर सके। ऐसा एक सभी सैनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने बताया। अब धीरे धीरे जब ये बात फैली तो अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे को पकड़ना चाहा, किंतु मंगल पांडे के पकड़ने से पहले ही मंगल पांडे ने अपनी राइफल या बंदूक से, जो उस समय थी उनके पास, 2-3 अंग्रेज अधिकारियों को भून डाला, यानी जान से मार दिया। फिर क्या था, अंग्रेज भी भड़क गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 1858 ईस्वी में उसको 8 अप्रैल 1858 में उसको फांसी दे दी गई। अब धीरे धीरे ये विद्रोह की आग अन्य छावनियों में भड़कने लगी। मार्च में मेरठ में इस प्रकार की घटना हुई। वहाँ भी सभी सैनिकों ने, यानी 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कारतूस को मुंह से निकालने के लिए मना कर दिया और सब एक हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। 9 मई 1857 में इस प्रकार की घटना का विद्रोह मेरठ में शुरू हो चुका था और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया गया। अब 10 मई 1857 को यह विद्रोह कुछ शहरों में फैला, किंतु पूरे देश में उनकी योजना नहीं हो पाई थी, क्योंकि पहले जो डेट थी वो 31 मई 1857 की थी। इससे समय से पहले ही 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, आजमगढ़, बहराइच, इन सभी रियासतों में फैल चुका था और यह संदेश दिल्ली तक पहुंच चुका था। वैसे तो यहाँ पर उस समय अंग्रेजों का शासन था, किंतु दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नाम से वो शासन चलता था। बहादुर शाह जफर एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनकी 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी, किंतु उन्हों को ही देश की बागडोर संभालने के लिए अंग्रेजों ने भी चुना और भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया। इस प्रकार समय से पहले ही क्रांति का बुगुल बच चुका था और जिससे हमारे देश में यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। इस क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण है जो क्रांति के आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों के अंतर्गत हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेजों को रखा जाता था, अंग्रेज अधिकारी होते थे, और भारतीय अधिकारी जो थे वो उनको नीचे पदों पर रखते थे। वेतन में भी असमानता थी। वित्तीय दृष्टि से अंग्रेजों के सैनिकों का वेतन अधिक था और उसी पदों पर भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। ये आर्थिक समस्या थी। दूसरे, इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भारतीयों ने हमारे देश से कच्चा माल ले जा कर के, यानी कच्चा माल नील और कपास, ये हमारे देश में अधिक पैदा होती थी। अंग्रेज पैदा इसे करवाते थे और इसको कच्चे माल को सस्ते दामों पर लेकर के इंग्लैंड ले जाते थे। वहाँ मशीनों से उनको अच्छी प्रकार की वैरायटी के वस्त्र बना करके और उनको अधिक दाम में भारत में बाज़ारों में बेचते थे, जिससे अधिक मुनाफा कमाते थे। इस प्रकार से भारतीय कारीगरों के हाथ से बुने कपड़े का कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनमें इतनी चमक नहीं थी, वो इतने सुंदर नहीं लगते थे, आकर्षित लगते थे। इसलिए धीरे धीरे भारतीय
जो व्यापार था या भारतीय कारीगर जो थे वो उनके जो काम थे वो नष्ट हो चुके थे, यानी व्यापार बिल्कुल गिर गया था। इसलिए भारतीयों को इसका बहुत बड़ा झटका लगा, आर्थिक दृष्टि से उनके रोजी रोटी जा चुकी थी। तो ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अनेक प्रकार के नए उद्योग धंधे स्थापित किए। जो मशीनों से बने वस्तुएं थीं वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थीं, और इस प्रकार से हमारे देश में आर्थिक जो उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए। इन कुटीर उद्योग धंधों के बंद होने से भी हमारे देश की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा और वो बेरोजगार हो गए। उसके आगे हम चलते हैं। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की दृष्टि से अंग्रेज़ों ने ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज़ों को रखा और नीचे पदों पर भारतीयों को रखते थे। भारतीयों को वो गलत दृष्टि से प्रयोग करते थे, एक इस प्रकार का व्यवहार करते थे कि ऊंचता नीचता इस प्रकार के समानता का व्यवहार नहीं करते थे। उनको कभी कभी बड़ी गलत निगाह से देखते थे और काम न करने पर उनको प्रताड़ित करते थे। इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भी इन्होंने अंग्रेज़ों ने हमारे देश के जनता को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। इस समय जो IAS की परीक्षा चलती है, उस समय जो परीक्षा चलती थी इसी समकक्ष लेवल की, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उसमें आयु कम रखते थे। अब आयु कम रखने पर हमारे देश के व्यक्ति उनको पास नहीं कर सकते थे और उसको अंग्रेज आसानी से पास कर लेते थे। तो इसलिए ऊंचे पदों पर हमारे देश के व्यक्ति नहीं जा सकते थे। राजनीति से उनको दूर रखा गया। पहले वहाँ पर दोहरा शासन था, किंतु बाद में उन्होंने इकहरा शासन घोषित किया, इकहरी नागरिकता घोषित की, इकहरा शासन घोषित किया। तो बंगाल में जो दोहरा शासन चलता था उनको समाप्त किया गया। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं धार्मिक एवं सामाजिक कारण। तो धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म को, मुस्लिम धर्म को और हिंदी धर्म को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ईसाई मिशनरी खोले, स्कूल खोले और ईसाई धर्म की शिक्षा दी, अंग्रेजी की वकालत की, जिससे कि हमारे देश की जो जनता थी वो अंग्रेजी की तरफ झुकने लगी और हमारे देश के जो मुस्लिम धर्म था, जो हमारे देश के धार्मिक ग्रंथ थे, गीता और कुरान थे, उनको अभी तिरस्कार किया गया। धर्म को कुचलने के लिए उन्होंने हमारे हिंदू और मुसलमानों को गलत निगाह से देखना प्रारंभ कर दिया। आपस में फूट डालने के लिए युद्ध करवा दिए और इस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी हमारे देश के नागरिकों को सताया गया। इस प्रकार ये एक ऐसी ज्वाला हमारे देश के नागरिकों में भड़कने लगी, जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफत होने के लिए उनको एक साथ आना मजबूरन एक साथ आना पड़ा और अंग्रेज़ों की बगावत करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने किसानों का शोषण किया, अधिक कर लगाया और अधिक टैक्स लगा करके उनसे कर वसूला गया, जिनसे कि उनकी रोजी रोटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जमींदारों और लंबरदारों तथा पठानों को जो ऊंचे ऊंचे पद दिए जाते थे वो अंग्रेज़ों के दलाल के यानी एजेंट के रूप में काम करते थे और किसानों से मनमाने ढंग से वो कर वसूलते थे और अकाल के समय में भी उनको परेशान करते थे। तो इस प्रकार से धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सभी प्रकार से हमारे देशवासियों को अंग्रेज़ों ने सताया। अंत में दूसरा कारण है सैन्य कारण, जो मैंने पहले परिचय में दिया कि सैन्य कारण की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारियों ने कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी इसीलिए भरी थी कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट किया जाए और ईसाई धर्म को यहाँ पर ऊपर रखा जाए। किंतु हमारे भारतीयों को इसका पता लगने के बाद इन्होंने इस प्रकार की बगावत की कि मंगल पांडे ने वहाँ बैरकपुर छावनी में सबसे पहले बंगाल में बगावत की, मेरठ में बगावत की और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसकी बगावत की। तो इस प्रकार से अनेक शहरों में यह प्रचार तेजी से बढ़ा और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया गया। ठीक इसी प्रकार से क्रांति की असफलता के कारण पर पहले मैं क्रांति की योजना पर बताता हूँ। तो क्रांति की योजना बनाई गई, रोटी और कमल का जो चिन्ह था ये सांकेतिक रूप में रखा गया, पूरे देश में
संदेश वाहक रोटी कमल को लेकर जाते थे और इस योजना को गुप्त रूप से बता देते थे कि एक साथ 31 मई 1857 को यह युद्ध होना निश्चित है, सबको एक साथ बिगुल बजाना है। किंतु ऐसा हुआ नहीं। 10 मई 1857 को यानी समय से पहले एक क्रांति हो चुकी थी, जिससे पूरे देश में एक साथ क्रांति नहीं हो सकी और हमारा असफलता का मुंह देखना पड़ा, यानी हम असफल हो गए। क्यों? क्योंकि असफलता का एक प्रमुख कारण बता रहा हूं मैं आपको। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण था कि भारतीयों में समन्वय की कमी थी, एकता का अभाव था, संगठन का अभाव था और अंग्रेजों ने भारतीय सिख फौजों के अपनी तरफ करने से हमारे भारतीयों की सेनाओं को हराया। यानी सिख फौजों ने भी भारतीयों का साथ नहीं दिया। कुछ ऐसे राजा और नरेश भी थे या नवाब भी थे जिन्होंने हमारे देश की जनता का या हमारे देश के नेताओं का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उसके साथ साथ हमारे देश में जो अच्छी किस्म के हथियार नहीं थे, अंग्रेजों के पास अच्छी किस्म के हथियार थे, जिससे कि हमें असफलता का मुंह देखना पड़ा। इस प्रकार अनेक जो कारण मैंने आपको गिनाए, इन कारणों से हमारी असफलता हुई, यानी हम असफल रहे। किंतु बाद में हमने ये महसूस किया और अंग्रेजों ने महसूस किया कि अब भारत में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, भारतीय जाग चुके हैं। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ से अपनी और कूटनीति बढ़ानी शुरू कर दी और भारतीयों ने भी एक साथ संगठन करके वकील, मजदूर, किसान, विद्यार्थी यानी सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर के, व्यापारी, सब ने एक साथ मिलकर के ऐसा बिगुल बजाने के लिए, आय को एकता के सूत्र में बंधने के लिए अंग्रेजों से बगावत करनी प्रारंभ कर दी। अंग्रेज लोग हमारे नेताओं और महापुरुषों जो मर चुके हैं उनको फांसी के फंदे पर लटका देते थे, किंतु धीरे धीरे 10 को लटकाते थे, 100 तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार से हमारे भारतीयों ने अपने जान की परवाह न करके मरना स्वीकार किया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना पहला नारा दिया और उसका पालन करते रहे। तो ठीक इस प्रकार से क्रांति की जो प्रमुख घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ। क्रांति की प्रमुख घटना मैंने पहले बताया आपको, बैरकपुर छावनी से हुई, मंगल पांडे के द्वारा हुई। और बैरकपुर जो छावनी है पश्चिम बंगाल में है। दूसरी क्रांति मेरठ में हुई। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जो दिल्ली से मिला हुआ था पहले, अब मेरठ के 5 जिले बन गए हैं। तो मेरठ बहुत बड़ा जिला था। मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और संत कबीर नगर, 5 जिले इसके बन गए हैं। बहुत बड़ा जिला था, दिल्ली से मिला हुआ था। इसी प्रकार आजमगढ़ में जो कमान संभाली थी वो कुंवर सिंह ने संभाली थी। कुंवर सिंह बिहार के रियासत के, जगदीशपुर रियासत के एक रहने वाले थे और एक ऐसे खूंखार व्यक्ति थे, देश के प्रति इतने वफादार थे कि उन्होंने अंग्रेजों को, सेना को हरा दिया था। बाद में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के कारण उनको पुनः युद्ध के लिए ललकारा और इस प्रकार से वो युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक इसी प्रकार से लखनऊ में बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब थे, उनकी पत्नी थी। नवाब तो पहले ही भाग चुका था नेपाल। उन बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, अंग्रेजों से युद्ध किया और बाद में उन्होंने अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया। किंतु बाद में फिर पुनः अंग्रेजों ने वहाँ पर आक्रमण करके बेगम हजरत महल को भी बंदी बना लिया और बाद में उसको नेपाल भेज दिया। ठीक इसी प्रकार से कानपुर में नाना पेशवा, जो बाजीराव पेशवा थे, उनके पुत्र नाना साहब थे, जिनको धुंधु पंत कहा जाता था और यानी बहुत ही जोशीले थे। उन्होंने अंग्रेजों को अपने कानपुर से खदेड़ दिया था। किंतु कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण किया और नाना साहब भी युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में उन्हें अपनी बागडोर तात्या टोपे नामक व्यक्ति को सौंपी और तात्या टोपे ने भी युद्ध किया, किंतु बाद में वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक इसी प्रकार से बरेली और बहराइच यानी उत्तर प्रदेश के अनेक जिले इसमें सबसे आगे रहे। तो इस प्रकार से यह युद्ध चलता रहा, किंतु हमारे भारतीयों ने हार नहीं मानी। ये घटनाएं
धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों में फैली और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती चली गई। बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ से जाना ही सुनिश्चित किया। तो ये था बच्चों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण, उसके परिणाम, उसकी घटनाएं। जो बच्चों आपको ये पाठ मैंने पढ़ा इसको याद करना है। इसकी PDF में जो मैं आपको भेजूंगा उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और परीक्षाओं की तैयारी करते रहना है, अपने रजिस्टर पूरे करते रहना है। ठीक इस प्रकार से पहले वीडियो देखेंगे और उसके बाद में अपना PDF का काम करेंगे। धन्यवाद।